हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हाइजेनबर्ग हब। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर से आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझनी है। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे और फोकस करके पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, देखो इसमें ये जो वर्ड इलेक्ट्रो है ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और ये जो वर्ड केमिस्ट्री है ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी। इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन की स्टडी कर रहे हो तो आपका स्वागत है केमिस्ट्री की ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन देखते हो केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन देखते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कुल मिला के कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच के रिलेशन की स्टडी करोगे, उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कई चीजें हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए आपका फोन, आप फोन यूज करते हो, फोन चार्ज करते हो, जब आप फुल चार्ज करते हो उसके बाद जब आप फोन यूज करते हो तो आपकी फोन की बैटरी का परसेंटेज डाउन होता है, उसके बाद आप उसे फिर चार्ज करते हो, तो वहां पर जो प्रोसेस चलती है वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। ओके, आपका फोन, आपके रिमोट के जो सेल होते हैं, सेल के अंदर भी यही प्रोसेस चलती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये डेली लाइफ से कनेक्टेड चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो इसको अच्छे से आप लोग फोकस करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग आप लोग समझ गए कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और केमिकल एनर्जी के बीच के म्यूचुअल रिलेशन की स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसका सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। तो आप लोग हेडिंग लगा देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है, ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। पहले मीनिंग समझेंगे इसका। बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। तो ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, किसके थ्रू, केमिकल एनर्जी के थ्रू, यानी कि जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके थ्रू? कुछ रिएक्शंस होंगी जैसे कि रेडॉक्स। तो इस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप इसको गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हो, आप इसको वोल्टिक सेल भी कह सकते हो, राइट। अच्छा, इस सेल में होगा क्या, इस सेल में आपको सब्सटेंस देखोगे, उन सब्सटेंसेस के अंदर कुछ रिएक्शंस होंगी, रेडॉक्स रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, उन रिएक्शंस के वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है, तो ये डिवाइस, इस डिवाइस को नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल या फिर डेनियल सेल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। ओके, अच्छा, इस सेल का एग्जांपल क्या है, डेनियल सेल इसका एक एग्जांपल है। तो हम इस सेल के एग्जांपल की स्टडी करेंगे, तो फिर इस कैटेगरी के अंदर जितने भी सेल आएंगे वो सब के सब हमारे इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे।
राइट। अच्छा, मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल और डेनियल सेल सब सेम है। नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के सेल का एग्जांपल है डेनियल सेल, राइट। तो अगर आप डेनियल सेल की स्टडी करोगे तो इसका मतलब आप इन कैटेगरी के सेल की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, राइट। इसके अंदर डेनियल सेल नहीं और भी कई तरह के सेल आते हैं, बट हम डेनियल सेल की स्टडी कर लेंगे तो फिर हम इस कैटेगरी के सारे सेल को समझ जाएंगे। ओके, इस कैटेगरी के अंदर जितने भी सेल आएंगे उन सब सेल्स को हम समझ जाएंगे, किसकी स्टडी करके, डेनियल सेल की स्टडी करके। तो बच्चों आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे अब डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल से हम स्टार्ट करेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे डेनियल सेल। अच्छा, डेनियल सेल क्या होगा समझेंगे कि इसमें दो कंटेनर होते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। एक कंटेनर ये हो गया, राइट, और एक कंटेनर ये, ठीक है। सब्सटेंस से भरे हुए होंगे। अब वो सब्सटेंस क्या होगा अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लगती है लोन की, लोन की कॉन्सेप्ट। अच्छा, डेनियल सेल के अंदर दो लोग काम में आते हैं, एक आता है जिंक और एक आता है कॉपर। जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है सेल, ठीक है, आपको बता दूं मैं। अच्छा, लोन कॉन्सेप्ट इसमें लगेगी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेनियल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पढ़ा ना आपने, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन चलेगी, यहाँ ऑक्सीडेशन चलेगा और रिडक्शन चलेगा। तो मैं आपका पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं जानता हूं आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काफी पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ा है और 11th में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सीधा पता है, सबको पता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा भी कहा जा सकता है, राइट। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि जो एलिमेंट या जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम क्या कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। या ऐसे भी कहा जाता है कि अगर किसी एटम की या किसी स्पीसीज की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी एटम या किसी एलिमेंट या किसी स्पीसीज, एटॉमिक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, फिर इसका अपोजिट रिडक्शन है। रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, O2 शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। या कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि शॉर्ट में H2, ठीक। इसका फिर उल्टा हो जाएगा, यहां लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में, यहां फिर गेन होंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ था, यहां इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, राइट। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, ठीक है। फिर से एक बार, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी कह सकते हैं कि लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट है कि रिमूवल ऑफ O2 या एडिशन ऑफ H2, ठीक है। यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो गया ऑक्सीडेशन में, यहां गेन हो जाता है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, यहां डाउन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो इस सेल में चलेगा। अब वापस आ जाएंगे सेल पे, जैसा कि डेनियल सेल पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, रेडॉक्स रिएक्शन होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, उसकी वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
अब ध्यान से देखेंगे, ये दो लोगों से बनेगा, दो लोग काम आएंगे इसमें, जिंक और कॉपर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से जिंक ज्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव, ये मोर एक्टिव होता है, और कॉपर होता है लेस एक्टिव, राइट। जो ज्यादा एक्टिव होता है उसका होगा ऑक्सीडेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, और जो कम एक्टिव होता है उसका होगा रिडक्शन। अब ये क्यों होगा आगे आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा, जब आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी आप मोटा मोटा ये याद रखें कि डेनियल सेल दो लोगों से मिलकर बन रहा, लोग मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, लोग नहीं है, जिंक और कॉपर से मिलकर बन रहा है। इसमें जिंक ज्यादा एक्टिव है, कॉपर कम एक्टिव है। जो ज्यादा एक्टिव है उसका होगा ऑक्सीडेशन, और जो कम एक्टिव है उसका होगा रिडक्शन। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब इस लोन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे वापस। ये लोन क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं मैं। एल का मीनिंग है यहां पर लेफ्ट, ओ का मीनिंग है यहां ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन। एक सेकेंड, इस तरफ लिखता हूं इसे, ठीक है, यहां थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, अच्छे से लिखते हैं। लोन कॉन्सेप्ट क्या याद रखनी है आपको, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, राइट। यानी कि यहां से समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड वो लेना है जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब आप लोग लेफ्ट की तरफ इस साइड क्या लेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे। क्या लेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या है, ये भी आपको इस चैप्टर में आगे मैं अच्छे से क्लियर करूंगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग ये समझें कि इलेक्ट्रोड बनेगा कैसे। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए जिस मेटल का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, आप उस मेटल के सॉल्यूशन में उसी मेटल की रॉड को क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। यानी कि ये सॉल्यूशन ले रखा है जिंक सल्फेट का, तो मैंने जिंक की रॉड को इसमें क्या कर दिया, जिंक रॉड को इसमें डिप कर दिया, तो ये बन गया जिंक का इलेक्ट्रोड, जिसको लगाना है लेफ्ट साइड। क्यों, क्योंकि जिंक एक्टिव है। अभी अभी मैंने बताया था आपको, यहां पर फिर ले देता हूं कि जिंक मोर एक्टिव है, कॉपर लेस एक्टिव है। जो ज्यादा एक्टिव है उसका चलेगा ऑक्सीडेशन, उसका होगा ऑक्सीडेशन। जो लेस एक्टिव है उसका होगा रिडक्शन। इसीलिए लोन कॉन्सेप्ट से ये चीज समझ में आती है कि लेफ्ट की तरफ क्या लगेगा, लेफ्ट की तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब लेफ्ट की तरफ आपको वो इलेक्ट्रोड यूज करना है जिसका ऑक्सीडेशन हो, और ऑक्सीडेशन कॉपर और जिंक में से किसका हो जाएगा, जिंक का होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव है। आगे बात समझ में। तो इस तरफ हमने लगा लिया जिंक रॉड, यानी कि ये बन गया आपका जिंक इलेक्ट्रोड। फिर इस तरफ क्या रखेंगे, फिर बचा हुआ हमारे पास कॉपर ही होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहां क्या लगा देंगे, कॉपर की रॉड। आ गया समझ में। तो लेफ्ट साइड हमने लगा दिया जिंक का इलेक्ट्रोड, राइट साइड हमने लगा दिया कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां पर राइट साइड के लिए भी कॉन्सेप्ट है, आर आर सी पी, याद करने के लिए काम आएगा। फुल फॉर्म लिख देता हूं, राइट रिडक्शन, सी कैथोड, पी पॉजिटिव, राइट। तो ये लोन और आरआरसीपी वाली कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे, तो फिर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ लगा दिया हमने जिंक इलेक्ट्रोड, एक तरफ लगा दिया कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट। सर्किट को पूरा करेंगे। अब सर्किट अभी इनकम्प्लीट है, सर्किट पूरा करेंगे। बाहर से जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि हम डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर छोटे से छोटा करंट भी बना तो वो गैल्वेनोमीटर उसको क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा।
और गैल्वेनोमीटर को यूज करने के पीछे एक रीजन ये भी होता है कि करंट की हर डायरेक्शन को दिखा सकता है, किसी भी जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में आराम से आपको ये दिखा देगा, शो कर देगा। इसकी नीडल जो है पॉइंट 0 पॉइंट बीच में होता है, राइट। तो करंट इधर भी मूव हो सकता है, इधर भी, कहीं भी मूव होगा तो नीडल क्या बता देगी आपको, करंट की डायरेक्शन भी दे देगी। और छोटे से छोटे करंट के लिए भी, स्मॉल से स्मॉल अमाउंट में करंट के लिए भी क्या होगा, सेंसिबल होगा, राइट। इसलिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अच्छा, अभी भी ये इनकम्प्लीट है सर्किट, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो बीच में दोनों सॉल्यूशन के बीच में कोई चीज मिसिंग है। ऑब्वियसली बात है, जब सर्किट पूरा होगा तभी करंट फ्लो होगा। अब यहां से कोई चीज हवा में उड़ के तो इधर आएगी नहीं सॉल्यूशन से, या यहां से उड़ के इधर नहीं आएगी। तो हमें इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक यू ट्यूब, ये वाली यूट्यूब नहीं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब दूसरी है, ये कांच की यूट्यूब है, राइट। तो कांच की यूट्यूब जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, क्या बोलते हैं इस यूट्यूब को, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज का यूज होगा इस सर्किट को कंप्लीट करने में, यानी कि ये सॉल्ट ब्रिज यहां पर हम इस तरह से लगा देंगे। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है अभी समझाइए ढंग से। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, नाम से पता चलता सॉल्ट ब्रिज, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई सॉल्ट होना चाहिए। इसके अंदर अगर जल को मिक्स करके या जेली को मिक्स करके किसके साथ, या तो KCl के साथ या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, इनके साथ मिक्स करके रखा जाता है। यानी कि इसलिए जो यू शेप की ट्यूब है जिसको आप सॉल्ट ब्रिज कह रहे हो, इसमें अगर जेली को कुछ सॉल्ट जैसे KCl और KNO3, इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्ट यूज हो सकता है, और भी सॉल्ट यूज हो सकते हैं, इनके साथ जेली बना के मिक्स करके इसके अंदर भरा जाता है। ठीक है, यहां पर इसके अंदर पूरा ये भरा हुआ है मटेरियल, क्या है इसके अंदर, KCl, मान लो कि KCl भरा हुआ है, तो ये होता है आपका सॉल्ट ब्रिज, राइट। ये क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन तो यहीं से समझ में आ गया कि इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, इसका और फंक्शन क्या है वो जब मैं इस प्रोसेस को समझाऊंगा आपको तो ये और फंक्शन इसके क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया सर्किट कंप्लीट। अब शुरू करते हैं प्रोसेस, आ गया समझ में। अब ध्यान से आप लोग यहां फोकस करेंगे। देखिए क्या होगा, हमने लेफ्ट की तरफ लगा रखा है जिंक इलेक्ट्रोड, राइट की तरफ लगा रखा है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ऑब्वियसली बात है जिंक ज्यादा एक्टिव है, जो ज्यादा एक्टिव है उसका पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। कैसे होगा, ये जिंक की जो रॉड है इससे जिंक के एटम सॉल्यूशन में आएंगे और Zn2 पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर रह जाएंगे। यानी कि रॉड से जिंक के एटम आएंगे, Zn2 पॉजिटिव बनाएंगे और Zn2 पॉजिटिव कहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन में। ठीक, इस बात को मैं रिएक्शन में कैसे लिखूं, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना लेफ्ट साइड, तो रॉड से जिंक के एटम आए, Zn2 पॉजिटिव बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ये हो गया जी ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि रॉड से जिंक के एटम आए, 2 इलेक्ट्रॉन कहां सॉल्यूशन में आते हैं, रॉड से जिंक के एटम सॉल्यूशन में आए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद का क्या करवा दिया उन्होंने, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इसको, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाएंगे। ठीक, अब धीरे धीरे रॉड से लगातार जिंक के एटम आते जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव बनके एक्वस बनके सॉल्यूशन में बैठ जाएंगे जाके। वो जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर चिपकना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे अब देखो लगातार क्या हो रहा है कि जिंक के एटम लगातार रॉड से आ रहे हैं, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव बना के चले जा रहे हैं। यानी कि जिंक के, देखो सॉलिड है, रॉड से आया, सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव एक्वस बना के ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इन्होंने छोड़े हैं जिंक एटम्स ने, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन के कंपेयर में रॉड पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी,
जिसकी वजह से रॉड क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव। जैसा कि यहां आपको समझ में भी आ रहा है कि लोन कॉन्सेप्ट से भी ये बात क्लियर है कि लेफ्ट की तरफ जो आपका एनोड है, ये आप एनोड है, ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। किस वजह से? क्योंकि जिंक से लगातार, जिंक के एटम रॉड से लगातार, जिंक रॉड से लगातार जिंक के एटम सॉल्यूशन में जा रहे हैं और वहां पर Zn2 पॉजिटिव बना के एक्वस में कन्वर्ट होके, Zn2 पॉजिटिव आयन एक्वस में कन्वर्ट होके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है और वो इलेक्ट्रॉन कहां इकट्ठे हो जा रहे हैं? रॉड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो रॉड पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब हमने सर्किट दे रखा है इसको, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कंडक्टर है ना बाहर से लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मूव करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए, अब 2 इलेक्ट्रॉन मान लो आपकी, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इधर आएंगे इस साइड, क्योंकि सर्किट है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, सर्किट है, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब यहां पर इनका स्वागत करेगा ये कॉपर इलेक्ट्रोड। स्वागत कैसे करेगा? ध्यान से देखेंगे, यहां तो हुआ ऑक्सीडेशन, यहां होगा रिडक्शन। कैसे? यहां पर जो CuSO4 आयंस हैं, ये जो CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट, ये अपने आयन में कन्वर्ट हो चुका होगा, SO4 2 नेगेटिव और Cu2 पॉजिटिव। अब ये जो सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आयन है, सॉल्यूशन के, यहां पर तो रॉड से जिंक आ रहा था, यहां सॉल्यूशन से कॉपर जाएगा रॉड पे। यहां पर रॉड से जिंक आया सॉल्यूशन में, यहां सॉल्यूशन से कॉपर जाएगा रॉड पर। तो सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आयन रॉड पर जाएंगे और यहां से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना रिडक्शन करवाएंगे और रॉड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, यहां इकट्ठे हो जाएंगे। लगातार Cu2 पॉजिटिव आयन यहां इकट्ठे हो जाएंगे रॉड के चारों तरफ। और ये Cu2 पॉजिटिव आयन कहां से आ रहे हैं? ये आयन आ रहे हैं सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो इस तरफ क्या हुआ? यहां तो वो ऑक्सीडेशन, इस तरफ चलेगा रिडक्शन, इस तरफ हो गया रिडक्शन। रिडक्शन कैसे लिखेंगे कि Cu2 पॉजिटिव कहां से? एक्वस सॉल्यूशन से ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो जिंक ने छोड़े हैं और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। और धीरे धीरे लगातार ये सॉल्यूशन से Cu2 पॉजिटिव आयन वहां जा रहे हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना के, कॉपर का सॉलिड बना के यहां डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये वाला इलेक्ट्रोड में मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मास बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जिंक इलेक्ट्रोड आपका डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि लगातार जिंक के रॉड से, जिंक के एटम सॉलिड से, जिंक रॉड सॉलिड है, जिंक के एटम लगातार सॉल्यूशन में आ रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव बना रहे हैं, तो धीरे धीरे इनका मास ना कम हो जाएगा। यहाँ कॉपर का मास क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन से लगातार Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयन रॉड पर जाकर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड में कन्वर्ट होकर यही डिपॉजिट हो जा रहे हैं। इस वजह से आप देखोगे कि कुछ देर बाद इसका मास बढ़ गया और इसका मास घट गया। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन और ये हुआ रिडक्शन। दोनों रिएक्शन में आप 2 इलेक्ट्रॉन चलते हुए देख रहे हो, जिसकी वजह से यहां पर गैल्वेनोमीटर की नीडल में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो गया। आ गया इतना कॉन्सेप्ट समझ में? अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर Cu2 पॉजिटिव आयन कहां से आ रहे हैं? सॉल्यूशन से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों तरफ से इस जिंक के इलेक्ट्रोड को, जिंक की रॉड को घेर लेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन के कंपेयर में, सॉल्यूशन के ये कंपेयर में चारों तरफ से Cu2 पॉजिटिव आयंस ने क्या कर दिया? जिंक की रॉड को घेर लिया। तो ये इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये क्या बनेगा? कैथोड। RRCP से क्लियर है ये चीज कि राइट की तरफ रिडक्शन हुआ और रिडक्शन की वजह से कैथोड, ये वाला इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया और फिर ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है रॉड पर, जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयंस ने चारों तरफ से इसको क्या कर रखा है? घेर रखा है, जो कहां से है? सॉल्यूशन से। तो इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे देंगे, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। आगे बात समझ में आ गया कि किस तरह से यहां पर Cu2 पॉजिटिव आयन रॉड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि सबसे पहले हमने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था किस तरफ? जहां ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लेफ्ट साइड। कॉपर इलेक्ट्रोड लिया किस तरफ? जहां रिडक्शन होगा, यानी कि राइट साइड। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? कि जिंक की रॉड से जिंक के एटम सॉल्यूशन में आते हैं, जिंक सॉलिड सॉल्यूशन में आता है, Zn2 पॉजिटिव बना के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो ऑक्सीडेशन हो गया और वो एक्वस बन जाएगा, Zn2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए इस तरफ आएंगे। जब इस तरफ आएंगे तो यहां पर इनका स्वागत करेगा कौन? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन।
कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस होंगे, और ये Cu2 पॉजिटिव आयन कहां भागेंगे, रॉड की जिंक कॉपर की रॉड की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें ऊपर से आते हुए क्या मिलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो फिर ये वहां पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन से रॉड पर जाएगा, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर का सॉलिड बन जाएगा और यहां डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से करंट यहां पर आपको प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। ये कुछ देर तक होगा ऐसा, कुछ देर बाद आप देखोगे कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर गए। कुछ देर बाद आप क्या देखोगे कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि लगातार जिंक की रॉड से जिंक के एटम सॉल्यूशन में आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो फिर इनमें रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा यानी कि फिर ये रॉड से आने वाले जिंक का अपोज करेंगे, यानी कि फिर ये रॉड से आने वाले जिंक एटम को अपने अंदर आने से रोकेंगे। सेम कंडीशन यहां पर होगी, जैसे जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन लगातार सॉल्यूशन से रॉड की तरफ मूव करेंगे, एक्वस वाले जो आयन है वो रॉड की तरफ जाके वहां सॉलिड बनके रॉड पर चिपक जाएंगे, तो फिर यहां इस वाले सॉल्यूशन में कौन सा आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, SO4 नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहां बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और फिर जब ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर यहां अनबैलेंस ही हो जाएगी। SO4 नेगेटिव आयन यहां ज्यादा होगा, यहां Zn2 पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा। आ गया समझ में? ठीक है। अब क्या होगा, इन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से सीधी सी बात है, यहां से जिंक जब अंदर आ ही नहीं पा रहा, इस सॉल्यूशन में आ ही नहीं पा रहा, जिंक का एटम जब ये अंदर आ ही नहीं पा रहा Zn2 पॉजिटिव आयंस की वजह से, तो फिर ये रिएक्शन, ये जो आप प्रोसेस देख रहे हो, ये होगी नहीं। तो कुछ देर के बाद ये प्रोसेस रुक जाती है। फिर यहां पर शक्तिमान की तरह एंट्री करता है कौन, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज फिर यहां पर एक हीरो की तरह एंट्री करके इस प्रोसेस को नॉर्मलाइज कर देता है। साल्ट ब्रिज कैसे एंट्री लेगा, देखो, जब यहां Zn2 पॉजिटिव आयन के कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे तो साल्ट ब्रिज में आपने KCl यूज कर रखा है ना, तो KCl में जो K पॉजिटिव आयन है साल्ट ब्रिज के और Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव आयन मूव करेंगे इस साइड, किस साइड, जहां ऑक्सीडेशन चल रहा, यानी कि वो Cl नेगेटिव आयन इन Zn2 पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और वो कहां डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे। और धीरे धीरे Cl नेगेटिव आयन सारे के सारे Zn2 पॉजिटिव के साथ जुड़ के ZnCl2 बना के नीचे क्या कर देंगे, उन्हें कलेक्ट कर देंगे। यानी कि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयंस की वजह से कम हो जाएगा, जो कि कहां से आया, सॉल्ट ब्रिज से आया। एग्जैक्टली यहां होगा, यहां मूव कर जाएंगे K पॉजिटिव आयन, क्योंकि यहां क्या है, SO4 नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन यहां मूव करेगा, तो SO4 नेगेटिव आयन से वो K पॉजिटिव आयन क्या बनाएगा, मिक्स होके, जल्दी बताएंगे क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4 पोटेशियम का सल्फेट, और ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि K पॉजिटिव आयन क्या कर देंगे, SO4 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को यहां डिक्रीज कर देंगे। जब इसकी दोनों आयंस की कंसंट्रेशन यहां डिक्रीज हो गई, यहां Zn2 पॉजिटिव की डिक्रीज हो गई, यहां SO4 नेगेटिव की डिक्रीज हो गई, अब प्रोसेस दोबारा से वापस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वर्क था किसका, सॉल्ट ब्रिज का। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर मैं इसके रिएक्शंस को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूं, यहां साइड में यही रिएक्शंस लिख देंगे, ठीक है, यहां लिख देंगे रिएक्शंस। अभी इसमें थोड़ी बातें और करनी है मुझे आपसे, मैं तो यहां रिएक्शन लिख रहा हूं इस साइड में, राइट। ये थोड़ा सा इरेज हो गया, ये था कॉपर और ये है कैथोड, ठीक है, और ये है K2SO4। अब जो यहां रिएक्शंस चल रही हैं वो लिखेंगे, इस साइड में रिएक्शंस लिख रहा हूं। सबसे पहले इस तरफ ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अच्छा मैं एक चीज बता दूं आपको कि इस साइड क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे इसे, ये वाला एरिया हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट। और क्योंकि इस साइड चल रहा है रिडक्शन, तो फिर ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इस हाफ सेल को
और इस वाले हाफ सेल को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन हाफ सेल। ये हो जाएगा फिर रिडक्शन हाफ सेल। तो ये ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ये है कि यहां पर रॉड से जिंक आयन सॉल्यूशन में आए और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन लूज टू ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया जेड, तो जिंक सॉलिड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, एक्वस में कन्वर्ट होके ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन, राइट। अब राइट साइड चल रहा है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में Cu2+I एक्वस से, सॉल्यूशन से इन्होंने जिंक के दिए हुए इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर सॉलिड बन गया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। टोटल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? यहां से तो सॉरी, टोटल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Zn2 पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इस साइड क्या बचा? Zn सॉलिड प्लस में Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वा प्लस में Cu सॉरी। ये हो गई, ये है आपकी सेल रिएक्शन। क्या है ये? सेल रिएक्शन। आ गई बच्चों समझ में? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन जो इस साइड हुआ, ये हो गया रिडक्शन जो इस साइड हुआ, ये हो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से किधर है? एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कहां से किधर? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होता है बच्चों? फ्लो करता है। तो करंट हो जाएगा कैथोड टू एनोड, करंट है कैथोड टू एनोड, ओके। तो ये हो गई बच्चों ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, और ये हो गई इसकी नेट सेल रिएक्शन। और ये नोट पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होगा? एनोड से कैथोड की तरफ, राइट। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कहां से कहां होगा बच्चों? कैथोड से एनोड की तरफ। ये हो गया इसकी रिएक्शंस। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज के भी वर्क लिख देते हैं हम, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के भी वर्क लिख देते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, क्या क्या फंक्शन है देखो। पहला, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? हमने देखा था कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रुक गया था, ऑक्सीडेशन वाले साइड में जब Zn2 पॉजिटिव के कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ गए थे और रिडक्शन वाले साइड में जब SO4 नेगेटिव के कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ गए थे, तो उस टाइम पे सॉल्ट ब्रिज ने क्या किया? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा था, ठीक है। तो पहला फंक्शन यही जाएगा, मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। और दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? दूसरा मेन फंक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था उसका, कि वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। तो ये फंक्शंस, दो मेन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के, कि मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी,
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है और इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट करता है। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज में ये जो अगर अगर जेल होता है ना, अगर अगर जेल, ये मिलता कहां से है बच्चों? ये मिलता है, कुछ खास तरह के एल्गी होते हैं, रेड एल्गी की कुछ खास स्पीसीज होती हैं, उनसे निकाला जाता है ये रेड एल्गी, उनकी सेल वॉल से। बायो वाला बच्चों को पता होगा ये चीजें। रेड एल्गी की जो सेल वॉल होती है उनसे ऑब्टेन होता है अगर अगर जेल। ठीक है। और इसमें मिक्स करके क्या मिलाया जाता है? या तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड, राइट, या फिर K2SO4 का भी यूज हो सकता है, या फिर KNO3 का भी यूज हो सकता है। तीनों में से कुछ भी इसके साथ मिक्स करके सॉल्ट ब्रिज में डाल देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, वो समझाता हूं आपको। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? एक तरफ क्या चल रहा? एक तरफ था आपका एनोड जो था नेगेटिव, एक तरफ था आपका कैथोड जो था पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, एनोड में क्या हो रहा था? जो जिंक था सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव में, एक्वस, राइट। बीच में आपका ये सॉल्ट ब्रिज, और इस साइड क्या था? Cu2 पॉजिटिव एक्वस, रिडक्शन के बाद कन्वर्ट हो जा रहे थे किसमें? Cu सॉलिड, राइट। ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, और ये है बच्चों सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से सेल को क्या किया जाता है बच्चों? रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक। आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि डेनियल सेल किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिलती है, किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ठीक है बच्चों, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हो आप। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये क्या है बच्चों? ये है आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आपने देखा कि किस तरह से डेनियल सेल में क्या होता है, किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देखने को मिलती है। सेल रिएक्शन भी हमने समझी, वर्क देखे हमने, इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डेनियल सेल के, ठीक है, वो देखे। और उसके बाद हमने क्या देखा? सॉल्ट ब्रिज के वर्क और फंक्शन को हमने समझा। ठीक है। फिर लास्ट में हमने सेल प्रेजेंटेशन को समझा, इसमें क्या कैसे रिएक्शन आप लिखते हो सेल प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आज कंप्लीट। इसके आगे हम बात करेंगे, इसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, लेक्चर आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अच्छा सा, और शेयर भी करें। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।